एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी सेफ्टी के बारे में हमने डिस्कस करना है, इसकी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है सारा कुछ। तो स्टैक ओवरफ्लो वगैरह वो आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मेमोरी सेफ्टी के ये थोड़े से बस इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें आप देखने के एक एग्जांपल दी है जिसमें उसने कहा इफ़ आई हैव टू डू अ लिस्ट विद 10 आइटम्स एंड आई आस्क फॉर द 11th आइटम्स व्हाट शुड हैपन। यानी कि जब मेरे पास एक 10th यानी कि एक लिस्ट है जिसके अंदर 10 आइटम्स की स्टोरेज की कैपेसिटी है, और अगर मैं 11th आइटम उसके अंदर ऐड करना चाहूँ तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर बात है मेमोरी ओवरफ्लो होगी, मेमोरी इन मेमोरी अनसेफ लैंग्वेज, unless the programmer explicitly checks which items they are asking for against the length of the list, and the items that happens to be at that position in the memory is fetched। ठीक हो गया। इसके अलावा यानी कि आउट ऑफ बाउंड, यानी कि इस तरह के जो मसले आते हैं, यानी कि अगर आपके पास स्टोरेज है 10 की और आप 11th आइटम भी उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जो मसले होते हैं उसको हम आउट ऑफ बाउंड कहते हैं, आउट ऑफ बाउंड रीड। इसी तरीके से अगर आप करें आउट ऑफ बाउंड राइट, क्या होता है? वो ये यही चीज़ सेम टू सेम होती है, मतलब कि आपने एक अरे बनाई है जिसके स्टोरेज है जो जिसका साइज है 10 करेक्टर है। अगर आप 10 करेक्टर आपने राइट कर लिया और आप 11th वाला राइट करना चाह रहे हैं तो वो आउट ऑफ बाउंड राइट आ जाता है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आउट ऑफ बाउंड रीड क्या होता है और आउट ऑफ बाउंड राइट क्या होता है। रीड होता है कि आपके पास यानी कि 10 साइज की अगर अरे है, अगर आप 11th एलिमेंट उससे रीड करना चाह रहे हो तो वो आउट ऑफ बाउंड रीड है। और अगर आप इसी तरीके से 10 साइज की अगर अरे है और 10 एलिमेंट्स आपने इनपुट कर लिया, अगर आप 11th आइटम उसके अंदर राइट करना चाह रहे हो तो उसको हम आउट ऑफ बाउंड राइट कहेंगे। तो बफर ओवरफ्लो को देखते हैं। आउट ऑफ बाउंड राइट इज कॉमनली नाउन एज बफर ओवरफ्लो, यानी कि आउट ऑफ बाउंड जो राइट यानी कि मेमोरी से के साइज से जितना है, सॉरी कह रहा हूँ मेमोरी कह रहा हूँ, अरे का साइज जो है जितना है उससे ज़्यादा अगर आप उसमें राइट करना चाहें तो इस तरह के जो कंडीशंस होती हैं, इस तरह के केस को हम आउट ऑफ बाउंड राइट कहते हैं और उसको हम बफर ओवरफ्लो का नाम भी देते हैं। जिसकी डेफिनेशन ये है कि a condition at an interface under which more input can be placed into a buffer or a data holding area than the capacity allocated, overwriting other informations attackers exploit such as a condition to crash a system or to insert specially crafted code that allows them to gain control of the system। ठीक है कि ये वही बात की जो मैं आपको समझा रहा हूँ पहली स्लाइड से ही कि बफर ओवरफ्लो यानी कि आउट ऑफ बाउंड राइट क्या होता है कि हमारे पास अगर एक अरे है 10 साइज की, उसके अंदर हम 10 साइज से ज़्यादा यानी कि 11th एलिमेंट ऐड करना चाहें तो वो बफर ओवरफ्लो आ जाता है। उसी के पास यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल वे में। तो बेसिक्स वगैरह इसमें जो आते हैं वो कॉज्ड बाय प्रोग्रामर एरर, यानी सॉरी प्रोग्रामिंग एरर allows more data to be stored than capacity available in a fixed size buffer. Buffer can be a stack on heap, can be on a stack heap global data. Overwriting adjacent memory locations can cause corruptions of program data, bypass security checks, यानी unexpected transfer of control, यानी कि आपका जो कंट्रोल है वो अनएक्सपेक्टेडली ट्रांसफर हो जाता है। मेमोरी एक्सेस वायलेशन आ जाती है इसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड चूजन बाय अटैकर, कंट्रोल हाईजैकिंग। ठीक है, ये बेसिक्स वगैरह वही चीज़ डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा भी हो, यानी कि फिक्स साइज बफर है, यानी कि 10 साइज का बफर है, उसमें अगर आप ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करना चाहें तो वो बफर ओवरफ्लो है। ये प्रोग्रामिंग एरर होता है, प्रोग्रामर की वजह से होता है। समटाइम्स प्रोग्रामर क्योंकि राइट कर रहा होता है तो ये प्रोग्रामर की वजह से ये एरर ऑकर होता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं। ये आपको कोड दिया गया है, इसमें से वो पूछ सकता है कि भजन इसमें मसला क्या है। इस तरह के मतलब कि आपको पेपर में कोड लिखे आते हैं, उनसे पूछते आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पे बफर ओवरफ्लो हो रहा है और उसकी वजह से क्या मसले हो रहे हैं, किस तरीके से ये एरर कॉज करेगा। तो आप देखेंगे आपके पास मेन दिया हुआ है जिसमें वैलिड एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फॉल्स रखी है। इसके अलावा एक स्ट्रिंग यानी कि करैक्टर अरे बनाई गई है str1 के नाम से और str2 के नाम से, दोनों का साइज क्या है 8 है। ठीक है कि नेक्स्ट टैग str1, यानी कि ये नेक्स्ट टैग एक फंक्शन है, आप अज्यूम कर लें एक फंक्शन बना हुआ है जो कि आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा बाय डिफॉल्ट। उसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब कि एक आपने फंक्शन बना के रखा हुआ नेक्स्ट टैग, उसके अंदर आप करैक्टर स्ट्रिंग 1 पास कर रहे हैं str1 जिसका साइज है 8। ठीक है क्या, इसके अंदर 8 करेक्टर्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो आपने क्या किया, गेट एस का एक फंक्शन यूज किया। ये गेट एस का फंक्शन यूज क्या करता है, गेट एस का फंक्शन क्या करता है, ये हमारा यूजर से यानी कि टर्मिनल पे जो यूजर इनपुट देता है उसको ये यहाँ पे इनपुट कर देता है, यानी कि वहां से डाटा उठाता है और ये क्या कर रहे हैं एस टी आर टू के अंदर रखवा रहे हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद ये स्ट्रिंग कंपेयर का उसने फंक्शन यूज़ किया str1 str2 8, यानी कि ये 8 जो हमने आर्गुमेंट भेजा है, पास किया है, पैरामीटर पास किया है, ये बता रहा है कि भाई दोनों स्ट्रिंग्स की पहले ही 8 बिट सिर्फ आपने चेक करनी है, पहले 8 बिट को आपने कंपैरिजन करना है और उसकी बेस पे आपने आंसर दे देना। इज इक्वल टू उसने 0 कर दिया, वैलिड इज इक्वल टू कर दिया और प्रिंट उसने कर दिया। ठीक हो गया। अब इस कोड को देख के क्या आपको लग रहा है कि क्या मसला आ सकता है, इसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही होंगे जिनको लग रहा होगा कि भैया इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि बफर ओवरफ्लो हो रहा हो कहीं। बट अब आप गौर करें कि गेट स्ट्रिंग, मैं आपको बता देता हूँ, गेट एस जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये करता है कि भाईजान जितने भी आपने करेक्टर्स आपने टर्मिनल पे लिखे हैं, यानी कि यूजर ने जितने भी करेक्टर इनपुट किए ना, ये सारा का सारा उठा के str2 के अंदर ले आएगा। ठीक है, str2 के अंदर ले आएगा ये। हालांकि आप देखेंगे str2 यानी कि करेक्टर अरे, इस अरे का जो साइज है वो मैक्सिमम है 8, बट गेट एस जो फंक्शन है ना, वो इस चीज को नहीं देखता कि इसका साइज कितना है। वो अगर आपने 16 करेक्टर ऐड किया ना, 16 करेक्टर की इनपुट दिया आपने, तो वो 16 के 16 उठा के इसके अंदर इनपुट करने की कोशिश करेगा str2 के अंदर। str2 के अंदर क्या है कि उसका साइज जब 8 है तो यहाँ पे बफर ओवरफ्लो ओकर होगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 के अंदर आपकी जो इनपुट आ जाएगी वो सेम टू सेम आ जाएगी, बट यहाँ पे बैकएंड पे क्या हो गया, बफर ओवरफ्लो हो गया। इसकी वजह से बफर ओवरफ्लो होने की वजह से क्या है कि आपके स्टैक पे जो मतलब कि आपका स्टैक होता है कि सबसे पहले लोकल वेरिएबल पुश होते हैं, देन आपके पास ओल्ड फ्रेम पॉइंटर आ जाता है, देन आपके पास मेन यानी कि एड्रेस आ जाता है, रिटर्न एड्रेस, जहाँ से आपने रिटर्न करके यानी कि फंक्शन के अंदर से आपने रिटर्न करके जहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करनी है वो आ जाता है। देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह आ जाते हैं। तो जब बफर ओवरफ्लो होता है ना, उसकी वजह से ये होता है कि आपकी ये जो फ्रेम पॉइंटर है और जो रिटर्न एड्रेस वगैरह ये ओवरराइट हो जाते हैं। इस वजह से मसले आ जाते हैं और ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यानी कि गेट स्ट्रिंग क्या करता है कि हमारा पूरा टर्मिनल पे जो भी इनपुट होगी उस सब को उठा के str2 के अंदर डाल देगा, ये नहीं देखेगा कि उसका साइज़ कितना है। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया है कि लोड यानी कि ये जो नेक्स्ट टैग वाला था फंक्शन, मैंने आपको कहा था कि ये आपको एक इनपुट प्रोवाइड करेगा जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसने क्या किया कि भैया ये जो नेक्स्ट टैग वाला फंक्शन था ना, इसने आपको स्टार्ट वैल्यू प्रोवाइड किया जो कि आपके str1 के अंदर आके स्टोर होगी। अब क्या करेंगे कि भैया ये स्टार्ट जो है ये टिपिकल इनपुट उसने दिया हमें, लाइक मतलब कि यूज़र आपने भी क्या किया, टर्मिनल पे हमें स्टार्ट यानी कि मैंने यूज़र ने स्टार्ट ही इनपुट कर दिया। ठीक हो गया, str1 के अंदर भी स्टार्ट था, str2 के अंदर स्टार्ट था। इसने पहले 8 करेक्टर्स को चेक करना होता है। ये क्या करेगा, दोनों के 8 पहले 8 बिट्स 8 करेक्टर्स को चेक करेगा, उसकी बेस पे जो भी आंसर आया दोनों मैच हो गए, जारी बात है कि वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमारा जो वैलिड है ना, वो कंपेयर हो गया और कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यूज हो गया हमारी कंडीशन चल देगी और देन हमारे पास वैलिड के अंदर ट्रू आ जाएगा और ट्रू को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वैलिड 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अब हमने सेकंड इनपुट किया इविल इनपुट वैल्यू। ठीक हो गया, अब आप इसका देखेंगे करेक्टर क्या है, इसके ज़्यादा हो गया। क्या हुआ, बफर ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि ये क्या करेगा, गेट एस का फंक्शन ये पूरी की पूरी इवल इनपुट वैल्यू जो स्ट्रिंग है ना, इसको उठा के str2 के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब इसकी जो वैसे जो साइज था स्टैक पे, जो हमने इसका साइज डिफाइन किया हुआ था वो था 8 करेक्टर्स का, बट ये ओवरफ्लो हो गया यानी कि स्टैक पे आपके ओवरराइट हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे मसला आ सकता है, आएगा, बल्कि बफर ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या करेगा, अब str1 के अंदर आपके पास वैल्यू है यानी कि जो गेट्स नेक्स्ट टैग का फंक्शन है उसने आपको t वैल्यू दी है इनपुट, और str2 के अंदर आपके पास आई इवल इनपुट वैल्यू। तो ये पहले 8 कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा और उसकी बेस पे आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो ये क्या होगा कि 2 4 6 और पहले 8 वैल्यूज को कंपेयर करेगा और उसकी बेस पे जब रिजल्ट आपको देगा कि पहले 8 कंपेरिजन कर लिया इसने, तो ये फॉल्स है क्योंकि दोनों पहले 8 बिट्स दोनों की मैच नहीं कर रही, तो वैलिड आ गया 0। बट यहाँ पे है कि अगर आपने फर्ज करेंगे आपके पास
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग इनपुट, यानी कि बफर से ज़्यादा जो हमारे पास करेक्टर रही थी उसके साइज से ज़्यादा दे दी थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे बैड इनपुट, अब ये मलिशियस इनपुट है। किस तरीके से, ये देखेंगे आप, बैड इनपुट साइज तो इसका बड़ा है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग इनपुट ही दे रहा है, और ये बैड इनपुट पूरी की पूरी हमारे पास स्ट्रिंग 2 के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे मैंने प्रिंट भी कराया, प्रिंट बफर स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या आ रहा है और वैलिड क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैड इनपुट आ रही है, यानी कि क्या है कि ये नेक्स्ट टैग जो है ना, इसके अंदर इसने क्या किया कि आपको इनपुट दिया बैड इनपुट, यानी कि 8 करेक्टर, ठीक है, बैड इनपुट, ठीक है। अब वो यहाँ पे स्टोर भी कर रहा है कि भैया शो भी करा रहा हूँ मैं साथ साथ के बैड इनपुट है, और str2 हमारे पास जो रीड करके लाएगा यूजर के इनपुट वो क्या है। तो देखेंगे पूरी की पूरी बैड इनपुट ही उसने उठाई है। ठीक है, मैं आपको कह भी रहा था कि ये पूरा का पूरा जितना भी आप टर्मिनल पे इनपुट देंगे वो सारा का सारा उठा के str2 के अंदर डाल देगा। इसका साइज नहीं देखेगा कितना है, वो बैक एंड पे जो स्टैक पे हमारा होता है वहाँ पे ओवरफ्लो हो गया होगा, उस वजह से मसले आ जाएंगे, क्योंकि वो ओल्ड फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस को ओवरराइड कर देगा। तो जब ये क्या करेगा, अब आप देखेंगे अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए था फॉल्स। ठीक है, बट इसका आंसर जो रिटर्न हुआ वो है ट्रू। क्यों? मैंने आपको कहा था कि ये जो स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है ना, ये क्या करता है, पहली 8 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा, उनको कंपैरिजन करेगा आपस में दोनों स्ट्रिंग का, और 8 से ज़्यादा जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना उन सबको इग्नोर कर देगा। अब ये देखें बैड इनपुट टोटल 8 कैरेक्टर्स है, str1 के अंदर तो बैड इनपुट है, अब str2 के अंदर देखें तो बैड इनपुट है, लेकिन इसके पहले 8 कैरेक्टर रीड करें तो वो देखें आप बैड इनपुट ही बन रहा है। तो इसने क्या कर देना, इसने तो रिटर्न कर देना ट्रू, क्योंकि बैड इनपुट दोनों की पहली 8 कैरेक्टर सेम है, तो ये जारी बात है कंपैरिजन करके अपने ट्रू रिटर्न करेगा। जो कि मतलब कि स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन होता है वो जो 0 से रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को कि कंपैरिजन सही तरीके से हो गया, ठीक हो गया। तो वो जब हमारी कंडीशन चल जाएगी वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, और ये ट्रू आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था हमें, आना चाहिए था फॉल्स। तो ये मलिशियस इनपुट है, क्योंकि इस तरह के भी जो अटैकर्स होते हैं ना, वो इस तरह के इनपुट दे के आपके जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको भी वो लीक कर लेते हैं, उसको वो हैक कर लेते हैं। तो ये सीन होता है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं। तो ये स्टैक की स्टेट बता दी गई है कि भाईजान किस तरीके से स्टैक में हमारे पास स्टोर होती है। लाइक वो बैड इनपुट की ही आप एग्जांपल्स ले लें तो उसके अंदर आता है भाईजान, ये देखें बैड इनपुट्स पहले 4 कैरेक्टर स्टोर हुए, देन उसके बाद जितनी है वो ऊपर चला गया। हमने क्या किया था, हमने इतने बस ये 2 हमने एलोकेट किए थे जो बनते हैं हमारे पास, लेकिन बैड इनपुट की वजह से ये वाले 2 और ऊपर आ गए, और इस वजह से हमारे पास ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, अगर हमने एलोकेशन ना की हो तो ये सारा ओल्ड बेस पॉइंटर रिटर्न एड्रेस और ये पैरामीटर्स वगैरह आगे ग्लोबल मैंने सॉरी कह दिया था कि स्टैक की क्या होती है। स्टैक में सबसे पहले तो हमारे पास आता है लोकल वेरिएबल यहाँ पे, देन उसके बाद ओल्ड बेस पॉइंटर आ जाता है, ओल्ड फ्रेम पॉइंटर आ जाता है, देन रिटर्न एड्रेस आ जाता है, देन उसके बाद पैरामीटर्स आते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे कहा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं आते, पैरामीटर आते हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से आते हैं ये सारा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये आ ही गया, बल्कि सबसे पहले हमारे पास स्टैक में क्या पुश होते हैं, लोकल वेरिएबल्स पुश होते हैं, देन स्टैक फ्रेम पॉइंटर्स आ जाता है, देन हमारे पास रिटर्न एड्रेस आ जाता है जहाँ पे हमने रिटर्न करके जाना है, आउटपुट भेजनी है, और पैरामीटर आ जाते हैं उस फंक्शन। ठीक है, कि स्टैक ग्रो कर रहा है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड की मैं बता रहा हूँ कि ये डाउनवर्ड स्टैक की इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से होती है। तो हमारे पास आ जाता है कि बफर ओवरफ्लो अटैक्स में आ जाता है, टू एक्सप्लॉइट अ बफर ओवरफ्लो एंड अटैकर मस्ट आइडेंटिफाई अ बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटीज इन सम प्रोग्राम्स। ठीक हो गया, दे कैन डू इंस्पेक्शन, वो इस चीज़ को इंस्पेक्शन के जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकता है, या इसको एग्जीक्यूट करके कर सकता है, या कुछ टूल्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ करके वो इस चीज़ का एनालिसिस कर सकता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बफर इज स्टोर, यानी कि उसको अंडरस्टैंड अगला जो स्टेप होता है वो ये है कि वो अंडरस्टैंड करे कि हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर किस तरीके से हो रहा है बफर, और डिटरमाइन पोटेंशियल फॉर करप्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एट मशीन लेवल ऑल डाटा इज एन अरे ऑफ बाइट्स, इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस यूज्ड। मॉडर्न हाई लेवल हमारे पास आ जाते हैं मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आता है हमारे पास जावा, सी हैश, पाइथन, etc हैव अ स्ट्रॉन्ग नोशन ऑफ डाटा टाइप, वैलिड ऑपरेशंस एंड बॉन्ड चेकिंग, नॉट वल्नरेबल टू बफर ओवरफ्लो आ जाता है इसके अंदर, डज इंक्योर बोथ कंपाइल टाइम और ओवर टाइम ओवरहेड आ जाता है, सी एंड रिलेटेड लैंग्वेजेस हैव अ हाई लेवल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स।
but allow direct access to memory. Hence, are vulnerable to buffer overflow, have a large legacy of widely used unsafe and hence vulnerable code. तो आगे हम कहते हैं कि वाई यूज़ लोअर लेवल लैंग्वेज। हम लोअर लेवल लैंग्वेजेस को ही क्यों यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों नहीं यूज़ करते? तो हमारे पास क्या होता है, लोअर लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ज़्यादा हम डिटेल में डेप्थ में चले जाते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें भी आसानी से समझ आ जाती है। अगर किसी ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो उसको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से वर्क होता है और कितनी डेप्थ में हम जाके एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं। उसमें हम स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसको बारे में बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में पढ़ते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको वन बाय वन साथ साथ स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी शो हो रही होती है कि कहाँ पे आपकी जाके वैल्यू स्टोर हो रही है, किस तरीके से। जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो उनको अंदाज़ा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो हाई लेवल लैंग्वेज में वो इम्प्लीमेंटेशन आपको शो नहीं होती, उसमें तो बस आपका काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बैकएंड पे नहीं शो हो रहा था। बट असेंबली लैंग्वेज में होता ही सारा डेप्थ में जाके बैकएंड पे जो मशीन लैंग्वेज यानी कि स्टैक में वन बाय वन वैल्यू किस तरीके से जा रही है। तो इस वजह से हम लोअर लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टैक फ्रेम का अगर हम देख लेते हैं, पी फंक्शन कॉलिंग या क्यू, यानी कि कॉलिंग फंक्शन है और एक कॉल्ड फंक्शन होता है। कॉलिंग फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि कॉल कर रहा हो और कॉल कर रहा होता है, और कॉल्ड फंक्शन यानी कि जिसको कॉल की जा रही है। कॉलिंग फंक्शन में क्या होता है, यानी कि नीड्स अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द रिटर्न एड्रेस, यानी कि जिसको जो फंक्शन यानी कि कॉल कर रहा है, जिसको वो कॉल कर रहा है उसका रिटर्न एड्रेस भी तो स्टोर करना चाहिए, एंड पैरामीटर्स टू बी पास। तो स्टैक में सारी बात है, उसके अंदर पैरामीटर पुश करेगा जो उसके लिए वैल्यूज चाहिए। एक फंक्शन है, अगर उसने दो पैरामीटर लेना है तो जारी बात है आप जिस फंक्शन से कॉल कर रहे हो उसमें आप दो पैरामीटर्स उसके प्रोवाइड करोगे। तो वो जाहिर बात है कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्टैक पे स्टोर होते हैं। कॉल्ड फंक्शन नीड अ प्लेस टू स्टोर इट्स लोकल वेरिएबल समवेयर डिफरेंट फॉर एवरी कॉल, यानी कि कॉल्ड फंक्शन जो होता है वो उसको एक स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे वो अपने लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करे अदर देन एवरी कॉल जो हमारे पास कॉल फंक्शन हो रहा है, ठीक हो गया, ताकि उससे सेपरेट रहे, उसका डिफरेंट रहे, ओवरराइड वगैरह ना हो जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो बताया भी क्या, मैंने आपको कहा था पहले लोकल वेरिएबल्स पुश होते हैं, लोकल वेरिएबल, देन ओल्ड फ्रेम पॉइंटर आता है, देन हमारे पास रिटर्न एड्रेस आ जाता है, देन हमारे पास पैरामीटर आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यही चीज़ बार बार आप रिपीट करते रहते हैं। स्टैक बफर ओवरफ्लो, अब देखेंगे occurs व्हेन बफर इज लोकेटेड ऑन स्टैक, यानी कि ज़्यादातर occur उस टाइम करता है कि जब हमारा स्टैक जो जो हमारा बफर है ना वो लोकेटेड होता है स्टैक पे। यूज्ड बाय मॉरिस वॉम ने किया था ये यूज, स्मैशिंग द स्टैक पेपर पॉपुलराइज्ड इट। वी हैव अ लोकल वेरिएबल्स बिलो सेव फ्रॉम फ्रेम पॉइंटर एंड रिटर्न एड्रेस। हमारे पास क्या होता है कि लोकल वेरिएबल हमारे फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस से नीचे स्टोर होते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे देखेंगे, और फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस उससे नीचे ही लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं। Hence, overflow of a local buffer can potentially overwrite these keys control items। मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास लोकल वेरिएबल बफर ओवरफ्लो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे वेरिएबल्स जब ओवरफ्लो होते हैं तो वो हमारे ये ओल्ड फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस को ओवरराइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लॉस्ट हो जाती है। और इस तरह के मसले आते हैं। अटैकर क्या कर सकता है, मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि जब वो अटैकर चाहता है कि भाईजान ये जो आपका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये मेरे भेजे हुए एड्रेस पे रिटर्न करे, तो वो क्या करेगा कि वो एक ऐसी इनपुट यानी कि यूज़र के तौर पे एक्ट करेगा और ऐसी इनपुट दे देगा इतनी बड़ी कि जिसकी वजह से हमारे पास रिटर्न एड्रेस ओवरराइट हो जाएगा और वो एड्रेस आ जाएगा जिस पे वो आउटपुट चाहता है, भेजना चाहता है। तो ये इस तरीके से हमारा अटैकर बफर ओवरफ्लो करके हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है, उसको जान सकता है। तो इसी तरीके से यानी कि ये यहाँ पे बात भी बताइए, अटैकर ओवरराइट्स रिटर्न एड्रेस विद द एड्रेस ऑफ द डिजायर कोड। मैंने आपको यही बात बता दी अभी कि अटैकर किस तरीके से ओवरराइड करवा सकता है, और प्रोग्राम सिस्टम लाइब्रेरी आर लोडेड इन बफर, ठीक हो गया। तो हम ये उसने एक बताया हुआ प्रोग्राम एंड प्रोसेसेस का कि हमारे पास एक ग्लोबल डाटा होता है, उससे नीचे प्रोग्राम मशीन कोड होता है, देन पीसीबी होता है हमारे पास, बॉटम ऑफ अ मेमोरी, उससे ऊपर चले जाए तो हीप आ जाती है, स्पेस मेमोरी आ जाती है, स्टैक आ जाता है, और कर्नल कोड एंड डाटा आ जाता है, ठीक हो गया। ये हमारा उसने मेमोरी का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता है कि मेमोरी किस तरीके से, टॉप ऑफ द मेमोरी क्या होता है और बॉटम ऑफ द मेमोरी क्या होता है, ठीक हो गया। अब जो लास्ट हमने एग्जांपल डिस्कस की थी उसका, उसमें क्या था,
उसमें गेट एस का फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे। गेट एस का फंक्शन क्या कहता है, मैंने आपको बताया भी था कि गेट एस का जो फंक्शन होता है वो ये कहता है कि जितनी भी यूज़र हमें इनपुट प्रोवाइड करता है टर्मिनल पे, तो वो एज इट इज़ ही उठा के उस करेक्टर या जिसमें भी आपने कहा है कि स्टोर करनी है उसमें वो स्टोर कर लेता है। वो देखता नहीं है कि इसका साइज़ कितना है। ठीक हो गया। तो उसको ओवरकम करने के लिए ना कि हम गेटएस का फंक्शन ना यूज़ करें, हमारे लिए बेहतर है। हम गेटएस की बजाय एफ गेटएस का फंक्शन यूज़ करते हैं। एफ गेटएस का फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट यानी कि ये इनपुट INP जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास बफर होता है, यानी कि अरे होती है जिसके अंदर भी हमने इनपुट लाके टर्मिनल से इनपुट लाके स्टोर करनी है। ठीक हो गया। और साइज नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास पैरामीटर जो दिया हुआ है इसके अंदर आर्गुमेंट जो है वो साइज है। साइज क्या कहता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि भैया आपने इतने इनपुट कैरेक्टर्स उठा के लाने हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे साइज जो है ना SIZ, यानी कि इसको अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया 8 कैरेक्टर्स, तो ये क्या करेगा कि भजन टर्मिनल पे यूजर जितनी मर्जी इनपुट देते, यानी कि 16 कैरेक्टर के देते, 20 कैरेक्टर के देते, ये सिर्फ और सिर्फ पहले 8 कैरेक्टर ही उठा के लाएगा और उसको इनपुट में ला के रख देगा। STDN ये इसको ये बताता है कि भजन आपने इनपुट लेनी है। इसके अंदर ना 3 पैरामीटर हमने पास करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। तो गेट एस यूज करने के बजाय हम एफ गेट एस यूज करेंगे। अगर वो पूछ लेते हैं कि भजन लास्ट जो था हमारे पास ये वाला, इसका मतलब कि ये जो मसला है आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मसला आइडेंटिफाई करने के बाद आपने बताना कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपने क्या करना था, गेट एस के बजाय एफ गेट एस यूज कर लेना था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है, एफ गेट एस यूज कर लेंगे तो ये सेफ इनपुट फंक्शन होगा। ठीक हो गया। तो एक ये था। अब हमारे पास आता है एस प्रिंट एफ, यानी कि यहाँ पे ये एक फंक्शन था GCT इनपुट का। देन हमारे पास आता है वर्ड डिस्प्ले का फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास एस प्रिंट एफ का फंक्शन यूज हुआ है। एस प्रिंट एफ क्या कहता है, ये क्या कहता है कि भजन प्रिंट एफ होता है ना, प्रिंट एफ जो फंक्शन होता है वो आपका कंसोल पे आउटपुट करता है। ठीक है, एस प्रिंट एफ कहता है कि भजन आपका जो ये जो वैल्यूज है ना, इसको इस वैल्यू के साथ अपेंड करके ना आपको एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके दे देता है। ठीक है क्या, और पुट एस टेम्प का फंक्शन है। ठीक होगा। अब इसमें मसला क्या, अब आप इस कोड में देखें तो इसमें मसला क्या, आपको तो देख के लग रहा है ठीक है कि वजन गेटस का पिछली बात तो गेटस का मसला था, ठीक हो गया। तो एफ गेटस यूज कर लिया तो वजन आप तो कोई मसला ही नहीं है। अभी भी मसला है। अब मसला ये है कि आप देखें यहाँ पे गौर करें कि ये एस प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है। मैंने आपको कहा था कि भजन ये क्या करता है कि जो वैल्यूज होती है उसके साथ अपेंड करके उतने कैरेक्टर्स आपको उस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके दे देता है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। तो अगर हम देखेंगे TMP एक उसने बफर बनाया, करेक्टर एरे बनाया, जिसका टोटल लेंथ कितनी है 16, यानी कि 16 करेक्टर तक ये स्टोर कर सकता है। 16 करेक्टर बेसिकली 15 करेक्टर स्टोर करते हैं। जो 16 वाला होता है वो होता है नल पॉइंटर के लिए। ठीक हो गया। नल टर्मिनेशन हम भी स्टोर करते हैं ना इसमें, तो इसलिए बेसिकली 15 करेक्टर हो गया। अगर अदरवाइज आप देखें तो इसका साइज कितना है 16। ठीक होगा। ये 16 आप अज्यूम कर लें कि 16 करेक्टर्स का मतलब ये है कि 15 करेक्टर होंगे और जो लास्ट वाला 16 करेक्टर होगा वो हमारा नल पॉइंटर होता है। ठीक है। अब ये क्या कहता है, एस्पिरेंट ऑफ क्या कहता है भजन, ये रीड, ये क्या करेगा, आपने एक वैल्यू दी, वैल्यू सपोज करें 10 दे दी। ठीक है, और सॉरी 10 करेक्टर ये आप सपोज करेंगे एक आपने लिख दिया पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, पाकिस्तान में कितने लेटर्स आ जाते हैं, करेक्टर आ जाते हैं, PAKISTAN, तो ये 8 करेक्टर आते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, 8 करेक्टर। अब वैल्यू के अंदर क्या है, 8 करेक्टर। अगर आप देखें तो टेम्प का साइज 16 है, तो वो बच्चे कहेंगे भाईजान 8 करेक्टर ठीक है, आराम से ये उठा के इसको डाल देगा। लेकिन एस्पिरेंट एफ क्या कहता है कि ये जो वैल्यूज आपने डिस्प्ले करानी होती है ना, ये अगर आपने प्रिंट एफ लिखा होता है तो ये क्या शो होना था, ये शो होना था रीड वैल्यू कोलन पाकिस्तान। ठीक हो गया। ये वैल्यू आपके कंसोल पे आउटपुट होती है अगर आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया होता है। एस्पिरेंट एफ क्या करेगा बच्चे, ये रीड वैल्यू कोलन यहाँ पे पाकिस्तान लिख के इस पूरी स्ट्रिंग को ना उठा के इसके अंदर स्टोर कराने के करेगा। तो वो क्या, कितने करेक्टर बन गए, अगर आप देखें तो READ 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 और 10 और 8 पाकिस्तान वाले करेक्टर, यानी कि 18 करेक्टर टोटल बन गए। तो ये उठा के क्या करेगा कि इस टाइम के अंदर स्टोर करेगा। अगर आप देखें तो इसका साइज कितना 16 है और आपके पास टोटल अब कितने करेक्टर्स बन गए 18। तो ये क्या हो रहा है कि ये 18 करेक्टर बन रहे हैं, 19वां करेक्टर आ जाएगा आपके पास एक किस्म का वो नल पॉइंटर। तो ये आपके बन गए, यानी कि ये तो साइज से ज़्यादा हो रहा है, तो ये यहाँ पे बफर ओवरफ्लो हो रहा है।
तो ठीक हो गया, ये भी एक इस वजह से यहाँ पे मसला आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि sprintf is unsafe when preparing a string longer than temp size, it will override parts of the stack frame। वही ये मसला करेगा कि भाईजान ये रिटर्न एड्रेस फ्रेम पोर्टर्स को ओवरराइड कर देगा। ठीक हो गया, तो ये मसला एक ये भी है। sprintf की जगह हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है कि भाईजान यहाँ पे देखेंगे इनपुट वैल्यू अगर आपने सेफ इनपुट कर दिया तो ये क्या करेगा कि वो स्ट्रिंग के अंदर रीड वैल्यू कॉलन सेव कर देगा। ठीक है, बफर डन। ये 16 करेक्टर से कम ही होगा। 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करेक्टर बन रहे। ठीक हो गया, और 15 करेक्टर हमारे पास होगा नल वाला। ठीक हो गया, ये तो उस बफर का साइज ही 16 था। अगर आपने ये इनपुट कर दिया ना ये सारी, तो ये क्या करेगा, रीड वैल्यू और पहले ये तकरीबन जितने भी है ना उतने उठा लेगा। उसके बाद क्या करेगा कि हमारा जो है वो ज़ाहिर बात है बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, बफर सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा हमारा, क्योंकि बफर ओवरफ्लो हो गया। ठीक हो गया, ये था स्टैक ओवरफ्लो की दूसरी एग्जांपल। उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो सेफ इनपुट फंक्शन यानी कि रीड्स ओनली 15 करेक्टर, वही ज़ाहिर बात है 15 करेक्टर मैंने आपको कहा था कि 16 का साइज है ना अगर बफर का, तो वो 15 करेक्टर रीड करता है। 16 जो करेक्टर होता है वो उसने नल टर्मिनेशन डालने होते हैं, नल पॉइंटर डालना होता है। ठीक है, क्रैश यानी कि बिकॉज स्टैक फ्रेम ऑफ डिस्प्ले वाज पार्शियली करप्टेड। ठीक हो गया, क्योंकि वो स्टैक पे ओवरराइड कर देगा, इस वजह से मसला आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस किया गया कि वजन कौन से फंक्शन अनसेफ हैं और उनकी जगह आपके पास सेफ फंक्शन जो आपको यूज़ करने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा था गेट एस का फंक्शन है वो अनसेफ है, उसकी जगह हमने एफ गेट एस यूज़ करना है। इसी तरह का स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन का एक फंक्शन है, इसकी जगह हमने ये यूज़ करना है। स्ट्रिंग कंपेयर का एस टी आर सी पी वाई, इसकी जगह हम एस एन प्रिंट एफ यूज़ करें तो बेहतर है। इसी तरीके से एस प्रिंट एफ ये क्या करता था कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर बफर के अंदर स्टोर कराता था, तो इसकी जगह एस एन प्रिंट एफ यूज़ करें। इसके अंदर देखेंगे एक साइज़ का एलिमेंट आ गया, ये क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ इतने ही करेक्टर, अगर आपने देखेंगे आपने अगर आपने 16 का बफर बनाया ना, आप यहाँ पे 16 लिख दोगे तो ये क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ 16 उठा के डालेगा, बाकी सारे इग्नोर कर देगा। एस प्रिंट एफ क्या करता है कि वो इस साइज़ को इग्नोर किए कर देगा और सारे के सारे इनपुट डालता है, जिसकी वजह से हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। इसी तरीके से वी एस प्रिंट एफ फंक्शन होता है, जिसकी जगह हम वी एस एन प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना चाहिए हमें। एक और फंक्शन होता है एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ क्या करता है कि वो हमारा फाइल के अंदर राइट करता है, जिस तरीके के प्रिंट एफ क्या करता है वो हमारा कंसोल पे राइट करता है। एस प्रिंट एफ हमारा क्या करता है कि स्ट्रिंग में राइट करता है, बफर में राइट करता है, और एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है वो हमारा फाइल में राइट करता है। ठीक हो गया, तो ये था इस स्लाइड में ये चीज़ डिस्कस की हुई थी कि हमारे पास कौन से फंक्शन सेफ हैं कौन से अनसेफ हैं, अनसेफ की जगह हमें कौन से सेफ फंक्शन यूज़ करने चाहिए। तो डिफेंसेस में आते हैं, जिसमें आता है बफर ओवरफ्लोज आर वाइडली एक्सप्लॉइटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ वल्नरेबल कोड इन यूज डिस्पाइट कोज एंड काउंटर मेजर्स। नाउ टू ब्रॉड डिफेंस अप्रोचेस यूज़ की जाती है, एक कंपाइल टाइम आ जाता है और एक रन टाइम। यानी कि बफर ओवरफ्लो एक मसला है, इसको इसका जो सोल्यूशन है वो दो तरह के इसके पास दो तरह के हमारे पास सोल्यूशन है, जिसमें आता है एक कंपाइल टाइम डिफेंस आ जाता है और एक रन टाइम डिफेंस आ जाता है, जिसके अंदर डिटेक्ट अटैक्स इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। ठीक हो गया, कांट रिमूव वल्नरेबिलिटीज बट मेक इट हार्डर फॉर अटैकर्स टू एक्सप्लॉइट देम। यानी कि ये वल्नरेबिलिटीज़ को रिमूव तो नहीं करता, बट ये कर देता है कि अटैकर के लिए मुश्किलात पैदा कर देता है कि वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको वो हैक ना कर सके, उस तक ना पहुंच सके, उस तक एक्सेस ना मिल सके इसको। इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। कंपाइल टाइम डिफेंस। कंपाइल टाइम डिफेंस क्या कहता है कि भाईजान चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी कि आजकल यही कंपाइल टाइम डिफेंस यूज़ हो रहा है, जिसमें आता है मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि रस्ट स्विफ्ट गो ईटीसी अप्लाई स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड ऐड एडिशनल कोड फॉर बाउंस चेकिंग। नॉट वल्नरेबल टू बफर ओवरफ्लो होता है। कंपाइलर इन्फोर्सेस permissible operations on variables, runtime checking crashes the program for out of bound read and write. इसी तरीके से दिस लैंग्वेज डू हैव अ हायर कॉस्ट इन रिसोर्स यूज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू हार्डवेयर, सो स्टिल नीड सम कोड इन सी लैंग्वेज, सी लाइक लैंग्वेज। ठीक हो गया, बट अब इसका कंपाइल टाइम पढ़ के तो आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, तो इसको हम आगे चलते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। सेफ कोडिंग टेक्निक्स में आ जाता है कि इफ़ यूजिंग पोटेंशियली अनसेफ लैंग्वेज लाइक सी
प्रोग्रामर मस्ट एक्सप्लिसिटली राइट सेव कोड, यानी कि जब हम सी टाइप लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिटली सेव कोड राइट करना पड़ता है। अगर आप देखा जाए कि अगर आप पाइथन और सी प्लस प्लस का कंपेयर कर लें तो इसमें ये होता है कि जिस तरह आप पाइथन है उसके अंदर आपको सॉर्ट का बिल्ट इन फंक्शन मिल जाता है, जबकि आपको सी प्लस प्लस के अंदर सॉर्ट का खुद फंक्शन लिखना पड़ता है। तो ये इस तरह के मतलब के काम आ जाते हैं और थ्रेड्स आपका मतलब कि आपका कंप्यूटेशन वर्क और कोड लाइन ऑफ कोड्स वगैरह बढ़ जाते हैं। तो बफर ओवरफ्लो सेफ्टी सबसेट ऑफ जनरल सेव कोडिंग टेक्निक्स, ठीक हो गया। बफर ओवरफ्लो जो है उसकी सेफ्टी जो है वो सबसेट होती है जनरल सेव कोडिंग टेक्निक्स में। अलाउ फॉर अ ग्रेसफुल फेलियर्स नाउन, यानी कि ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज एक्सटेंशन सेफ लाइब्रेरीज वगैरह कुछ यूज़ की जाती हैं। प्रपोजल फॉर सेफ्टी एक्सटेंशन टू सी मेमोरी रेंज चेक्स एडिट बाय कंपाइलर परफॉर्मेंस पेनल्टीज चेक की जाती हैं। इसमें मस्ट कंपाइल प्रोग्राम विद स्पेशल कंपाइलर, प्रोग्राम को एक स्पेशल कंपाइलर के ज़रिए कंपाइल किया जाए। सेपरेट सेफर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ की जाए जिसके अंदर STRL CPY आ जाती हैं और libsave वगैरह इस तरह की लाइब्रेरीज वगैरह को इम्प्लीमेंट किया जाए। बट स्टैक प्रोटेक्शन, कंपाइल टाइम डिफेंस के अंदर हम स्टैक प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। स्टैक प्रोटेक्शन ये आ सकता है भाईजान कि आप किस तरीके से स्टैक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कंपाइल टाइम डिफेंस और रन टाइम डिफेंस था दो। तो कंपाइल टाइम में क्या आता है भाईजान, आप क्या करते हैं, मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि लोकल वेरिएबल पुश होते हैं, देन आपके पास फ्रेम पॉइंटर आता है, देन आपके पास रिटर्न एड्रेस आता है, देन आपके पास पैरामीटर पुश होते हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही। और जब मैंने कहा था कि भाईजान बफर ओवरफ्लो होता है तो वो क्या राइट ओवरराइड कर देता है हमारा फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस को, जिसकी वजह से मसला आ जाता है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं करनी चाहिए, ये सेव रहनी चाहिए और एग्जैक्ट सेम रहनी चाहिए। तो भाईजान क्या करना है, हमने स्टैक प्रोटेक्शन के अंदर हमने एक कैनरी देखेंगे यहाँ पे लोकल वेरिएबल और फ्रेम पॉइंटर के दरमियान हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। रैंडमली चूजन वैल्यू होती है जिसको हम कैनरी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने देखे फ्रेम पॉइंटर और लोकल वेरिएबल के दरमियान ऐड कर देते हैं। ये क्यों ऐड कर देते हैं, अब क्या होगा भाईजान, जब आप इसको जब आपका बफर ओवरफ्लो होगा ना, जारी बात है कि वो कैनरी तक जाएगा और कैनरी की जो वैल्यू होगी उसको ओवरराइट वगैरह कर देगा इंस्टेड ऑफ ओवरराइटिंग फ्रेम पॉइंटर्स एंड रिटर्न एड्रेस। ठीक होगा, इस तरह की यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास रिटर्न एड्रेस और फ्रेम पॉइंटर ये हमारा बच जाता है काफी हद तक, और हमें पता भी चल जाता है कि वजन हमारा बफर ओवरफ्लो हुआ। क्यों, पिछली बार तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वजन लोकल वेरिएबल्स बफर ओवरफ्लो हुआ और उसने स्टैक को वजन चेंज कर दिया और ओवरराइड कर गया रिटर्न एड्रेस और फ्रेम पॉइंटर का, लेकिन हमें तो नहीं ना पता कि बफर ओवरफ्लो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हमें कैनरी वैल्यू से हमें ये भी पता चल जाएगा कि वजन बफर ओवरफ्लो हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि वजन कैनरी से चलो हमें ये तो पता लग गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वजन फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि वजन वो इतनी बड़ी इनपुट दे दे कि वजन कैनरी को ओवरराइड करते हुए फ्रेम पॉइंटर को भी ओवरराइड कर जाए और रिटर्न एड्रेस को भी ओवरराइड कर जाए। तो भैया अब आपको जब पता लगे कि कैनरी की वैल्यू चेंज हुई है, यानी कि पहली वाली वैल्यू नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देंगे, उसको रन ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया, एरर डिस्प्ले कर देंगे वजन बफर ओवरफ्लो हो गया। ठीक हो गया, तो इससे हमारे क्या होगा कि इससे होगा कि जब भी बफर ओवरफ्लो होगा कि हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, तो अटैकर के पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकेगी। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। स्टैक आर्ट जीसीसी यानी कि सारा कुछ, यानी कि प्लेस आर रैंडम वैल्यू, रैंडमली चूजन वैल्यू, एक रैंडमली चूजन वैल्यू जिसको हम कैनरी का नाम देते हैं बिटवीन लोकल वेरिएबल्स एंड सेव्ड फ्रेम पॉइंटर। ठीक है, अपॉन फंक्शन रिटर्न करते हैं चेक इफ कैनरी वैल्यू हैज चेंज। जब हम फंक्शन से रिटर्न करने लगे हैं, वापस जाने लगे हैं, जाहिर बात है जब हम रिटर्न करने लगेंगे तो हमारा जो रिटर्न एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर होगी वो चलेगी। उससे पहले हम चेक कर लेंगे जो कि हमने कैनरी वैल्यू रखी हुई थी। फर्स्ट करेंगे अगर आपने 8 रखी हुई थी, अगर वो ओवरराइड होके 8 से कोई और वैल्यू हो गई, लाइक 16 हो गया, 17 हो गया, इसका मतलब ये है कि एनी बफर ओवरफ्लो अटेम्प्ट, यानी कि किसी भी लोकल वेरिएबल में से कोई ऐसा है कि जिसका जहां कहीं पे बफर ओवरफ्लो हुआ और उसने इस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया कैनरी वाली वैल्यू को, तो इसका मतलब ये कि बिफोर मॉडिफाइंग फ्रेम पॉइंटर एंड रिटर्न एड्रेस अबॉर्ट प्रोग्राम इफ चेंज फाउंड। यानी कि जिस तरह आपने देखा कि कैनरी की वैल्यू चेंज हुई है, तो आपने क्या करना है कि प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देना है। इश्यूज हो जाएगा, इश्यूज क्या आता है, रिकम्पाइलेशन का आपके पास एक आ जाता है कि आपको दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ता है कोड। जारी बात है, इसको जब अबॉर्ट हो जाएगा दोबारा से चलाना पड़ेगा, डिबगर सपोर्ट वगैरह। लेकिन आपके इससे फ़ायदा क्या होगा कि भजन आप को ये पता लग जाएगा कि भजन बफर ओवरफ्लो हो गया, आपने क्या किया, अब प्रोग्राम को अबॉर्ट कर दिया, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव ही रही है, वो अटैकर के पास नहीं गई। ठीक हो गया। और दूसरा मेथड क्या होता है, ये तो था एक पहला मेथड। ठीक है, कंपाइल टाइम डिफेंस के अंदर एक पहला मेथड ये था कि आप कैनरी वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करा दें।
दूसरा जो होता है वो ये होता है कि स्टैक प्रोटेक्शन में आता है कि हमारे पास एट फंक्शन एंट्री, जब आप फंक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं तो कॉपी द रिटर्न एड्रेस इन अ सेफ। आप क्या करेंगे, उसका जिस फंक्शन को आप जिसमें आप जाहिर बात है एंटर कर रहे हैं, उससे पहले जहाँ पे आपने रिटर्न होके जाना है उसका आप एड्रेस एक सेफ जगह पे रख लें, जो कि मेमोरी के अंदर हो, ऐसी हो कि जो कि करप्ट ना हो सके, मतलब कि ऐसी एरिया मेमोरी के अंदर एरिया होता है जिस जो कि करप्ट ना हो सके, वहाँ पे आप अपना रिटर्न एड्रेस को स्टोर कर लें। अपॉन फंक्शन एग्जिट, जैसे ही आप उस फंक्शन से एग्जिट हो और जाहिर बात है आपने उस रिटर्न एड्रेस पे जाना है, तो आप चेक कर लेंगे आपके पास जो रिटर्न एड्रेस आ रहा है स्टैक से वो सेम है जो आपने कॉपी बना के जो रखा हुआ था एक तो सारी जारी बात है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो इसका मतलब ये है कि बफर ओवरफ्लो नहीं हुआ, अगर सेम नहीं है इसका मतलब बफर ओवरफ्लो हुआ है। अगर दोनों सेम नहीं है तो आपने क्या करना है कि प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देना है। वही चीज़ लिखी है, अबॉर्ट द प्रोग्राम इन केस चेंजेस आर फाउंड। ठीक हो गया, फॉर्मेट ऑफ स्टैक रिमेन्स अनचेंज्ड। This approach is used in GCC extensions, Stack Shield and Return Address Defender (RAD). इस तरह की जो टेक्निक्स होती है वो R&D और स्टैक शील्ड के अंदर यूज़ की जाती है। देन हमारे पास आता है भाईजान रन टाइम डिफेंस। रन टाइम डिफेंस में क्या होता है कि नॉन एग्जीक्यूटेबल एड्रेस स्पेस होती है। मैनी बी ओ अटैक्स यानी कि कॉपी मशीन कोड इनटू सम बफर एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू इट। ठीक हो गया। यूज़ वर्चुअल मेमोरी वो यूज़ करते हैं टू मार्क सम रीजंस ऑफ द मेमोरी डाटा ओनली एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल। ये क्या करते हैं कि मेमोरी के कुछ हिस्सों का वो डाटा ओनली मार्क कर देते हैं और नॉन एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एसेस खत्म हो जाती है। और जो टू अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ अटैकर्स कोड, एग्जांपल स्टैक आ जाता है, हीप आ जाती है, ग्लोबल डाटा वगैरह आ जाते हैं। इश्यूज आता है सम एप्लीकेशन नीड टू पुट एग्जीक्यूटेबल कोड इन स्टैक। इश्यूज ये है कि कुछ एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है कि वो एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो स्टैक के अंदर पुश करें। तो सबसे इस चीज़ का जो हमारे पास इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसका जो बचने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है ASLR, एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन। हम क्या करते हैं कि भजन इसके अंदर जो हमारे पास मेमोरी वगैरह आता है ना, उसके अंदर हम एड्रेस स्पेस को चेंज करते रहते हैं। यानी कि एक टाइम पे ये सिनेरियो मेमोरी के अंदर, सेकंड टाइम पे सिनेरियो चेंज कर दिया, दूसरे पे रैंडमाइजेशन कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अटैकर के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो जो वो डाटा चाहता है उसको वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि भजन वो मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस तरीके से भी बचाया जा सकता है। समटाइम्स हो सकता है कि भजन वो क्रैक कर ले, बट उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। एवरी टाइम आप प्रोसेस इज क्रिएटेड रैंडमाइज द लोकेशन ऑफ की डाटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी। जब भी प्रोसेस क्रिएट किया जाए तो उसको रैंडमाइज कर दें, उसकी लोकेशन को रैंडमाइज कर दें इन डाटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी के अंदर। स्टैक है, हीप है, ग्लोबल डाटा चेंज एड्रेसेस बाय, ये जो है ना ये एड्रेसेस को 1 MB से चेंज कर देते हैं या सो ऑन। आपकी मर्जी भी आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूजिंग रैंडम शिफ्ट फॉर ईच प्रोसेस, मॉडर्न सिस्टम्स हैव लार्ज एड्रेस रेंज मींस वेस्टिंग सम हैज नेग्लिजिबल इम्पैक्ट। ठीक होगा। एडवांटेज होता है अटैकर्स कांट प्रिडिक्ट द लोकेशन ऑफ द टारगेट बफर, यानी कि वही बात जो मैंने आपको डिस्कस की थी कि वो जिस स्ट्रिंग को यानी कि जिस फंक्शन की वैल्यू को वो चाह रहा है, यानी कि बफर की वैल्यू को आप चाह रहा है कि उसको वो उस तक एक्सेस मिल जाए, तो उसकी वो उसको लोकेशन ही नहीं पता लगेगी। जब लोकेशन ही नहीं पता लगेगी तो वो उस पर अटैक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कोटेनिंग द मिलिशियस का सो दे कांट ट्रांसफर कंट्रोल टू इट। ठीक हो गया। वो इस चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया। रैंडमाइजेशन क्या होता है, ASLR रैंडमाइजेशन में क्या होता है। ये देखें आपके पास स्टैक मेमोरी में क्या है, स्टैक है और हीप है। हीप के दरमियान आपने लाइब्रेरी कोड रखा हुआ और प्रोग्राम कोड रखा। ठीक हो गया। आपने क्या किया कि ये प्रोसेस बना तो आपने यहाँ पे ये सिनेरियो। देन आपने नेक्स्ट क्या किया कि जब भी प्रोसेस बनता है, नया प्रोसेस बनता है, आपने क्या करना है कि इनके लोकेशन को रैंडमाइज कर देना। तो आपने क्या किया, फर्स्ट करें लाइब्रेरी कोड पहले आपने पिछले कुछ टाइम पहले आपने यहाँ पे रखा हुआ था, आपने लाइब्रेरी कोड उठा के हीप से नीचे ले गया और प्रोग्राम कोड को यहाँ पे लिया। अब फर्ज करें कि इसमें यह था कि वजन अटैकर अगर परफॉर्म करना चाह रहा था कि लाइब्रेरी कोड को वो तक एक्सेस मिल जाए, उसको कंट्रोल मिल जाए, तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ टाइम के बाद आपने इसको रैंडमाइज कर दिया। तो पहले तो ये लोकेशन थी, अगर अटैकर जब इस लोकेशन पे अटैक परफॉर्म करेगा तो इसकी आपने लोकेशन ही चेंज कर दी है, तो इस वजह से वो उसको कंट्रोल ही नहीं मिलेगा और उसके लिए मुश्किल होगा कि वो इस तक कंट्रोल हासिल कर सके। तो वही बात है कि कुछ देर बाद यानी कि जब प्रोसेस बना तो हमने दोबारा ये जो सिनेरियो था इसके जो लोकेशन थे इनको हमने चेंज कर दिया। यानी कि देखें लाइब्रेरी कोड हम इधर ले आए, प्रोग्राम कोड हम इधर ले आए और स्टैक और हीप वैसे ही है। ठीक हो गया। इस तरीके से मतलब हम रैंडमाइज करते रहते हैं।
अब हमारे पास आता है गार्ड पेजेस। गार्ड पेजेस क्या करते हैं कि प्लेस गार्ड पेजेस बिटवीन क्रिटिकल रीजन ऑफ द मेमोरी, यानी कि आप बिटवीन स्टैक एंड फ्रेम्स, ठीक हो गया। फ्लैग इन एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एज इलीगल एड्रेस। इसको हम हाँ, गार्ड पेजेस क्या करते हैं कि भजन हम करते हैं कि गार्ड पेजेस हम प्लेस कर देते हैं क्रिटिकल रीजन के अंदर, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में उसको हम इलीगल एड्रेसेस मार्क कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा अटैकर अगर उस लोकेशन के ऊपर अटैक परफॉर्म करता है ना, तो हम क्या करते हैं कि वो इलीगल एड्रेसेस मार्क हुए होते हैं। और जैसे ही हमें पता है कि भजन ये अटैकर ने इस पे अटैक परफॉर्म किया, तो हम प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। और उस वही यहाँ पे लिखे एन एस एस अबॉर्ट प्रोसेस, ठीक हो गया। कैन इवन प्लेस बिटवीन स्टैक फ्रेम्स एंड हीप, हम इसको स्टैक और हीप के दरमियान प्लेस कर सकते हैं एट एग्जीक्यूशन टाइम एंड स्पेस कॉस्ट, ठीक हो गया। अब ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि आप यहाँ पे सपोज करें स्टैक और हीप के दरमियान आपने गार्ड पेजेस इंट्रोड्यूस करा दिया, यहाँ पे भी आपने करा दिया, यहाँ पे भी आपने करा दिया, यहाँ पे भी आपने करा दिया। ये क्या करता है, हम उसको मार्क कर देते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर इलीगल मेमोरी। जैसे ही फर्ज करें कि बजाय अटैकर ने अटैक परफॉर्म किया, उसको तो नहीं ना पता कि किस लोकेशन में पड़ा। और फर्ज करें यहाँ पे मैंने गार्ड पेजेस वाला लोकेशन बनाई थी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने गार्ड पेजेस डाला हुआ था और उसको इलीगल मार्क किया हुआ। तो जैसे ही अटैकर इस लोकेशन पे अटैक परफॉर्म करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि बजाय अटैकर कोई ऐसा पर्सन है जो अनऑथराइज एक्सेस हासिल करना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि फ़ौरन प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। ये था हमारा गार्ड पेजेस के जरिए हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अदर ओवरफ्लोज अटैक्स में देख रहे हैं, देयर इज अ रेंज ऑफ अदर अटैक्स वेरिएंट्स। स्टैक ओवरफ्लो वेरिएंट आ जाता है, हीप ओवरफ्लो आ जाता है, ग्लोबल डाटा ओवरफ्लो आ जाते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग ओवरफ्लो आ जाते हैं, इवन के इंटीजर ओवरफ्लो आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़े की चीज़ है, इसमें आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। More likely to be discovered in future, some cannot be prevented except by coding to prevent originally, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है इंटीजर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटीज, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा कि स्टैक ओवरफ्लो किस तरीके से हो सकता है, उसके प्रोटेक्शन क्या है, कंपाइल टाइम डिफेंस और रन टाइम डिफेंस वगैरह, ये सारा कुछ आज डिस्कस किया था। उम्मीद है कि समझ आएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।